हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि इस रिलेशनशिप या इस इंटरडिपेंडेंस रिलेशनशिप जो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। सो एनवायरमेंट इज नथिंग बट एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो भी हमें चीजें देखने को मिलती हैं, जो हमें सराउंड करती हैं, all of that is the environment. So it includes all the living things as well as the non-living things. सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक्सटर्नली एक डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट आउट करके डेड एंड डीकेइंग मैटर पे उसे फर्दर ब्रेक डाउन करके फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी एग्जाम सीरीज में सोनाक्षी मैम आप लोगों के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हैं, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं फॉर देयर नीड्स एंड फॉर देयर सर्वाइवल एज वेल एज अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। तो आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे, इसलिए स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बहुत ध्यान से आप हर एक पार्ट पूरे वीडियो को सुनना और समझना कि हम आज क्या क्या कवर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड, आज जो हम बेसिक अपनी शुरुआत करेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से करेंगे, जहां पर हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि इस रिलेशनशिप या इस इंटरडिपेंडेंस रिलेशनशिप जो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि किस तरह ये प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर देयर सर्वाइवल, और इस डिपेंडेंट रिलेशनशिप का एक जो मेजर पार्ट हमें देखने को मिलता है फूड चेन्स एंड फूड वेब, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो होता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, उसे भी देखेंगे कि ये कौन से टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस वी विल डू अ फन क्विज इंक्लूडिंग बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लेट्स बिगिन विद आवर इंट्रोडक्शन। तो plants and animals, for their successful survival, they are dependent on one another, है ना। हम सब एक दूसरे पे और प्लांट्स पे, प्लांट्स हम पर और हम अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं फॉर आवर बेसिक नीड्स, फॉर आवर सर्वाइवल एंड फॉर वेरियस अदर थिंग्स जो हम अभी आगे एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक डिपेंडेंट टू एंड फ्रो रिलेशनशिप है जहां गिव एंड टेक चल रहा है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स और इन्हीं प्लांट्स एंड एनिमल्स का विद देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट एज वेल। ठीक है, बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली connected to one another through various components of the environment, right? अब यहां अगर environment की बात हुई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि environment क्या चीज है, तो इसके बारे में जानते हैं, right? So environment is nothing but everything that is around us. हमारे चारों तरफ जो भी हमें चीजें देखने को मिलती हैं, जो हमें सराउंड करती हैं, all of that is the environment. So it includes all the living things as well as the non-living things, right? ये include करता है living as well as non-living things, जैसे कि soil, water, animals, plants, जो कि living में आते हैं, soil and water, non-living things, ये सारी ही चीजें environment को basically represent करती हैं, right? एक बहुत important term और जो है वो है ecosystem। ये क्या होता है? ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जहां पर एक्चुअली में लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। यानी कि जब इकोसिस्टम की बात आती है तो यहां बात आती है द इंटरैक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस अमंगस्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स as well as between the living organisms and their environment। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ क्या इंटरैक्ट कर रहे हैं और अपने चारों तरफ प्रेजेंट एनवायरनमेंट में बाकी चीजों के साथ किस तरह इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट। नाउ इस इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन से कंपोनेंट्स? बायोटिक एंड एबायोटिक। नाउ दिस बायोटिक बेसिकली बायोस टर्म से लिया गया है
जिसका मतलब होता है विच हैज लाइफ। तो आपको इससे समझ में आया होगा कि बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम वो कंपोनेंट है जिनमें लाइफ होती है, विच आर लिविंग। एबायोटिक मीन्स नो और नॉट हैविंग समथिंग, हैविंग समथिंग व्हाट, नो लाइफ, यानी कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं ऑफ द इकोसिस्टम। ये एक ओपन सिस्टम है, यानी कि यहां पर एक्सचेंज होता रहता है ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये एक ओपन सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम नहीं। राइट, मूविंग अहेड। अब अगर बात करें द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की, तो शुरुआत करते हैं बाय नोइंग द बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? जैसा मैंने बताया, बायोस इट रेफर्स टू ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम। नाउ इन्हें भी हमने फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ये डिवाइड किए गए हैं इन 3 कैटेगरीज, ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स एंड सैप्रोट्रॉफ्स, जो कि बेसिकली डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब एक एक करके ये जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में जानते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? खाना। सो दीज इंक्लूड्स ऑल दी ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ऑन देयर ओन, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर देयर फूड। ठीक है, ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, खुद का खाना खुद बना सकते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। ऑल्सो दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, जैसे कि plants are one such example, right? They can produce their food through a process which is photosynthesis, right? In the presence of sunlight, using carbon dioxide and water, they can make their own food in the form of a sugar called as glucose, and they release oxygen also in this process, जो कि बहुत important है। ठीक है, ये बात हो गई प्रोड्यूसर्स की। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स की, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी और पर डिपेंडेंट हैं अपने खाने की नीड के लिए, क्योंकि खुद खाना नहीं बना सकते। राइट, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। फर्दर इनको हमने डिवाइड किया है प्राइमरी कंज्यूमर्स, सबसे पहली कैटेगरी। ये हमेशा हर्बीवोर होते हैं, यानी कि ये वो कंज्यूमर्स हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, जो डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं, इसलिए ये हमेशा हर्बीवोर्स होंगे। एग्जाम्पल आपका डियर, ठीक है, एलिफेंट्स, अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, राइट? सो प्राइमरी का जो कंज्यूमर्स हैं वो हमेशा हर्बीवोर्स होंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऑन द अदर हैंड, दे डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर देयर फूड, राइट? अब ये या तो कार्निवोर्स हो सकते हैं विच फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, है ना, या ओमनीवोर्स हो सकते हैं जो कि अदर ऑर्गेनिजम्स पे भी फीड करते हैं और डायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, फर्दर टर्शरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, यानी कि वो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं, और कहीं कहीं पर क्वाटरनरी कंज्यूमर्स भी पाए जाते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन सम फूड चेन्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे चल के हम कवर करेंगे कि ये क्या चीज होती है, राइट? दे प्रे ऑन टर्शरी कंज्यूमर्स, दीज क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। यूजुअली ये टॉप ऑफ द फूड चेन में पाए जाते हैं क्योंकि इनके कोई नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं होते, और इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज एपेक्स प्रेडेटर। प्रेडेटर यानी कि जो हंट करता है अपने खाने के लिए, प्रे को हंट करता है, राइट? एपेक्स प्रेडेटर, क्योंकि इनके यूजुअली नेचर में कोई नेचुरल जो हंटर्स हैं या प्रेडेटर्स हैं वो पाई नहीं जाती। दे आर द वंस, दे आर एट द टॉप, दे आर द एपेक्स प्रेडेटर्स। ठीक है, अब बात आती है तीसरे कंपोनेंट की, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ऑफ द इकोसिस्टम। उसमें आते हैं हमारे डिकम्पोजर्स, जो कि इंक्लूड करते हैं सैप्रोफाइट्स को, सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, which thrive on the dead and decaying organic matter, right? They help in recycling the nutrients. ठीक है, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो बॉडी होती है उन्हें फर्दर ब्रेक डाउन करके उनका न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, और यही न्यूट्रिएंट्स सॉइल में घुल जाते हैं जो कि फर्दर आगे चल के प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं फॉर देयर ओन ग्रोथ।
राइट। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक्सटर्नली एक डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट आउट करके डेड एंड डिकेइंग मैटर पे उसे फर्दर ब्रेक डाउन करके फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं। एग्जांपल्स क्या है? फंजाई एंड बैक्टीरिया, राइट। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे ये पूरा इकोसिस्टम जो है बायोटिक कंपोनेंट्स को कवर करते हुए इन अ फॉर्म ऑफ अ माइंड मैप हैज बीन क्रिएटेड फॉर यू, राइट। आप चाहें तो यहां से आके भी एक क्विक रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, आपको चूज करना है द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे असर्शन कह रहा है दैट हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन अ फूड चेन। रीजन क्या कह रहा है? दे फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन थे? हमारे प्लांट्स, ठीक है। अब आपके पास ये ऑप्शंस ए, बी एंड सी हैं एंड डी एज वेल, राइट। तो आप ऑप्शंस पढ़िए बहुत ध्यान से, हर एक सेंटेंस को क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहे हैं, एंड मार्क द राइट आंसर। मीनवाइल लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर इज। सो आंसर इज both assertion and reason are true and reason is the correct explanation for assertion because herbivores primary consumers होते हैं एक food chain में because they are directly consuming the plants, the producers, the autotrophs, right? ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स तो हमने कवर कर लिए, यानी कि द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसी तरह एक और है विच इज द एबायोटिक, द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, विच इंक्लूड्स एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, विंड, राइट। बहुत सारी चीजें जो हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म करती हैं ऑफ अ इकोसिस्टम। ओके, चलो मूविंग अहेड। नाउ ये इकोसिस्टम फर्दर दो हिस्सों में बांटा गया है, दो टाइप्स में, बेस्ड ऑन व्हाट, कि क्या वो नेचुरली हमारे नेचर में पाया जाता है या इट हैज बीन आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय मैन और ह्यूमंस, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम, naturally produced biological environment found in nature. It includes deserts, forests, grasslands, lakes, mountains, ponds, rivers, etc. राइट, ये हमारे नेचुरल इकोसिस्टम है जो नेचर में बिना हमारे इन्वॉल्वमेंट के ऑलरेडी पाए जाते हैं, एज अ गिफ्ट ऑफ नेचर हमें दिए गए हैं। ऑन द अदर हैंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर द वन जो हमने खुद क्रिएट किए, मेड बाय human beings, right, created and maintained by man. It includes an aquarium, crop fields, gardens, parks, zoos, आपके जो भी नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स एक तरीके से अगर आप देखें, क्योंकि दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय मैन इटसेल्फ। ओके, नाउ मूविंग अहेड, नेचुरल इकोसिस्टम भी फर्दर दो हिस्सों में बांटे गए हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड वाली इकोसिस्टम्स हैं, एंड एक्वेटिक द वाटर वंस, राइट। अब ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स भी फर्दर ये चार टाइप के पाए जाते हैं बेस्ड ऑन द डोमिनेंट वेजिटेशन वहां क्या पाई जाती है। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जनरली आप टॉल ट्रीज देखेंगे, राइट। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मोस्टली आपको ग्रास की प्रोमिनेंस नजर आएगी। टुंड्रा इकोसिस्टम जो कोल्डर रीजन्स में पाए जाते हैं जहां वेजिटेशन भी कम होती है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ की जो डाइवर्सिटी है वो भी बहुत कम पाई जाती है। डेजर्ट इकोसिस्टम अगेन यहाँ पे जनरली आपको सैंड से घिरे हुए हॉटर एरियाज, हॉटर टेम्परेचर्स में जो आपको इकोसिस्टम मिले, अगेन वहाँ वेजिटेशन कम है तो वाइल्ड लाइफ भी उतनी कम पाई जाती है, बहुत लिमिटेड, नॉट मच वेराइटी, राइट। तो ये सारे हैं लैंड बेस्ड इकोसिस्टम टाइप्स, राइट, इकोसिस्टम्स, द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। सेकेंड जो आता है वो है एक्वेटिक। अब ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, इसके बेसिस पे फ्रेश वाटर जहां सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है काफी कम होता है, सच इज व्हाट, सच इज योर रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सारे आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आते हैं। ऑन द अदर हैंड मरीन इकोसिस्टम जहां सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई है, एग्जाम्पल्स बीइंग ओशंस, सीज, राइट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके मरीन इकोसिस्टम के। ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ हाउ आर दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। तो अगर हम बात करें कि प्लांट्स की डिपेंडेंसी एनिमल्स पे क्यों है, तो एक रीजन है कि प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं जो कि सॉइल में घुल जाते हैं आफ्टर द डेड एंड डीकेइंग बॉडीज ऑफ एनिमल्स or plants itself, they are decomposed by the help of decomposers,
ठीक है। एक और प्रोसेस होता है पॉलिनेशन, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी इसमें हेल्प करते हैं एनिमल्स प्लांट्स की, राइट, टू ट्रांसफर द पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। अभी आगे चल के पढ़ेंगे, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी क्लियर, राइट। ऑल्सो एक और चीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम एज एनिमल्स एक्सहेल करते हैं, यानी कि रिलीज करते हैं व्हेन वी आर एक्सहेलिंग, जब हम सांस छोड़ रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है फॉर प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, राइट। तो इस तरह प्लांट्स डिपेंडेंट हैं एनिमल्स पे अपनी कुछ नीड्स के लिए। सेम वे एनिमल्स भी डिपेंडेंट हैं अपनी कुछ नीड्स के लिए। कौन सी वो नीड्स हैं? पहली होती है फूड, ठीक है। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। शेल्टर, यानी कि घर के लिए भी बहुत सारी बर्ड्स, बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जो पेड़ पौधों पे रहते हैं, राइट, पेड़ों पे रहते हैं। प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स, ह्यूज ट्रीज को एज अ प्रोटेक्शन मेजर भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। और प्लांट्स रिलीज करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर ऑल ऑफ अस, बेसिकली हमारा सर्वाइवल पॉसिबल कर पाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे पता चलता है कि किस तरह एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, राइट। सो दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट फॉर फूड, पहली चीज, because they cannot prepare their own food, and this relationship can be best seen through an example of a food chain, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ग्रास जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जो अपना खाना खुद, यानी कि प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, विच इज बीइंग ईटन बाय ग्रास ऑपर द प्राइमरी कंज्यूमर, इसे फर्दर खाया जा रहा है बाय फ्रॉग द सेकेंडरी कंज्यूमर, विच इज बीइंग ईटन बाय स्नेक द टर्शरी वन, which is being eaten by hawk, the apex consumer, or finally, ye, when its life will end, they will be decomposed by the decomposers, such as bacteria and fungi. तो अब यहाँ फूड चेन की बात हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर अस टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज अ फूड चेन। तो अभी आगे चल के हम वो भी जानेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? A balanced ecosystem ensures that all organisms have enough food and resources to survive, maintaining biodiversity and stability in the environment. A balanced ecosystem is not important for the survival of organisms. A balanced ecosystem only benefits humans. तो बहुत ध्यान से हर एक ऑप्शन को पढ़िए, क्या पूछा जा रहा है। एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम, यानी कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह प्लांट्स, एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स पे भी। तो अगर किसी एक का भी नंबर कम या ज्यादा हो जाए, अगर ये बैलेंस हिल जाए, तो क्या होगा, राइट। तो यहां पे आपसे वही पूछा जा रहा है कि क्यों एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है। एंड द आंसर इज इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स कि हर ऑर्गेनिज्म को इनफ फूड मिले और बाकी रिसोर्सेज मिले ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कर सके, यानी कि अपना नंबर और अपनी आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन, और इस तरीके से स्टेबिलिटी मेंटेन रहे एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। चलो अब बात करते हैं फूड चेन की। तो फूड चेन क्या है? It explains which organisms eats another organism in the environment, यानी कि whom eats whom is basically what is food chain. कौन किसको खा रहा है, कौन से लेवल पे प्रेजेंट है, ये एक बेसिकली जो रिलेशनशिप है जो कि दिखाई जाती है, ये दिखाई जाती है विद द हेल्प ऑफ अ फूड चेन, राइट। So this is basically a linear sequence of organisms where nutrients and energy ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दी अदर, जहां पे न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का ट्रांसफर चल रहा है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, राइट। इट एक्सप्लेन्स द फीडिंग पैटर्न और द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको यहाँ ये फूड चेन दिखाई भी दे रही होगी। अब इस फूड चेन के कुछ मेजर, इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर पार्ट्स, ठीक है। कुछ मेजर पार्ट्स हैं। पहला आता है हमारा सन, which is the initial source of energy, और जैसा हम repeatedly पढ़ चुके हैं, sun is the ultimate source of energy for all on earth. It always starts from
सन। बिना सन के प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, तो जब वो अपना खाना ही नहीं बनाएंगे तो फूड चेन शुरुआत कहाँ से होगी? क्योंकि हर एक फूड चेन एक प्रोड्यूसर से शुरू होती है और डिकम्पोजर्स पर खत्म होती है, राइट? सो सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑन अर्थ। फिर प्रोड्यूसर्स, ये वो हैं ऑर्गेनिजम्स जिससे हर फूड चेन की शुरुआत होती है, ऑलमोस्ट हर फूड चेन की, राइट? इट इंक्लूड्स ऑल द ऑटोट्रॉफ्स सच एज फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये प्लांट्स के काउंटर पार्ट हैं जो कि पानी में, ओशन सीज में पाए जाते हैं, ठीक है? दीज आर द फ्री फ्लोटिंग बॉडीज, ओके? एंड ग्रीन प्लांट्स। कंज्यूमर्स, जो कि प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, विच आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। एंड डिकम्पोजर्स, दे गेट एनर्जी फ्रॉम द डेड और द वेस्ट ऑर्गेनिक मटीरियल। तो हर फूड चेन में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन। हर फूड चेन शुरुआत होती है ऑलमोस्ट प्रोड्यूसर से, राइट? और फूड चेन जाके एंड होती है डिकम्पोजर्स पर, ठीक है? चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। फूड वेब की अगर बात आती है, वेब यानी कि जो जाला होता है, मकड़ी का जाला, आपने देखा है कितना उलझा हुआ होता है ना, कितनी सारी लाइंस इधर से उधर जा रही हैं। हमने फूड चेन में पढ़ा दैट इट इज अ लीनियर सीक्वेंस। अगर आप नेचर में एक्चुअली में देखें तो ये एज अ लीनियर सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता कि भाई घास थी, उस घास को ग्रासहॉपर ने खाया, ग्रासहॉपर को फ्रॉग ने खाया और फ्रॉग को स्नेक खा गया। ये एक लाइन में नहीं चल रहा, राइट? इन नेचर इट एग्जिस्ट एज अ फूड वेब, विच इज व्हाट several interconnected food chains forms a food web, ठीक है? It is comparatively larger than a food chain, और यहाँ पे एक single organism is consumed by many predators or it consumes several other organisms. Many trophic levels get interconnected. यहाँ पर अभी जो हमने एक लीनियर चेन पढ़ा ना, उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। एक ऑर्गेनिज्म को हो सकता है बहुत सारे प्रेडेटर्स खा रहे हों, तो बहुत सारी फूड चेन्स मिलके एक साथ बनाती हैं फूड वेब, जो आप इस डायग्राम से देख भी सकते हो, है ना? इसी बर्ड, अगर आप सिर्फ इस बर्ड को कंसिडर करो तो यहाँ पे देखो, इट इज बीइंग ईटन बाय अ फॉक्स ऑल्सो, और इसी बर्ड को एक ईगल भी खा सकती है, ठीक है? अब अगर इस ग्रासहॉपर को देखो तो ये ग्रासहॉपर इसे बर्ड भी खा सकती है, ग्राउंड स्क्विरल भी खा सकती है। सो दिस इज बेसिकली इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म्स अ फूड वेब। एंड इन नेचर फूड वेब एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस, राइट? फूड चेन ऐसे लीनियर सीक्वेंस नहीं होता। ओके, मूविंग अहेड। अब जिस तरह हमने फूड चेन और फूड वेब की बात करी, ऐसे ही एक और तरीका है ऑर्गेनिजम्स के नंबर, एनर्जी और बायोमास को रिप्रेजेंट करने का, यूजिंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स, विच आर व्हाट? विच आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, ऑफ द नंबर, जस्ट गिव मी अ मिनट, यस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर, energy and biomass of the successive trophic levels of an ecosystem, ठीक है? यहां पर जो बॉटम ऑफ द पिरामिड होता है जनरली सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, और वो रिप्रेजेंट करता है हमारा फर्स्ट ट्रोफिक लेवल, द प्रोड्यूसर्स, राइट? ओके, मूविंग अहेड। नेक्स्ट लेवल जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स का होता है, जो कि हर्बीवोर्स होते हैं हमेशा। उससे नेक्स्ट लेवल सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स फर्दर इस तरीके से ऐड होते चले जाते हैं, डिपेंडिंग किस तरीके की फूड चेन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? या किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, राइट? मूविंग अहेड। ये अगर इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो जैसा हमने पढ़ा, इससे हम ऑर्गेनिजम्स का नंबर, एनर्जी और बायोमास रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एक करके इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में जानते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद पिरामिड ऑफ नंबर्स। सो दिस टेक्स इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट एट ईच ट्रोफिक लेवल। अब जनरली ये देखा गया है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस while going higher up in the pyramid। तो मोस्टली ऐसा पाया गया है, प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज्यादा होगा, द वंस दैट आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, ठीक है? फिर हर्बीवोर्स उनसे थोड़े कम नंबर में प्रेजेंट होंगे, कार्निवोर्स उनसे थोड़े और कम नंबर पे, और टॉप कार्निवोर्स उनसे भी कम नंबर पे। सो दिस फॉर्म्स अ प्रॉपर पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। ऑल्दो आप आगे चल के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये पिरामिड इन्वर्टेड फॉर्म में भी होता है एक एग्जाम्पल पे। द एग्जाम्पल इज अ ट्री इकोसिस्टम, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है?
अब आ जाते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, बायोमास यानी कि द अमाउंट ऑफ वेट जो एक ट्रोफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका टोटल वेट अगर आप कैलकुलेट करें, राइट, द अमाउंट ऑफ मैटर, उसको रिप्रेजेंट करता है बायोमास। सो दिस टेक्स इनटू कंसिडरेशन द अमाउंट ऑफ बायोमास दैट इज प्रोड्यूस्ड एट ईच ट्रोफिक लेवल एज इट एड्स टू द पिरामिड। ठीक है, नाउ यूजुअली ये अपराइट होता है यानी कि सीधा होता है, जो आप यहां देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि अब उनका नंबर इतना हाई है तो उनका वेट अगर आप एक साथ देखोगे उस लेवल पे तो वो भी बहुत ज्यादा होगा, और इस तरीके से ये बायोमास डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो जनरली ये पिरामिड्स अपराइट होते हैं अगर आप टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में देखें। वहीं अगर आप यही पिरामिड एक्वेटिक उसमें देखें, एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में, तो ये इन्वर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि यहां जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, इवन दो इनका नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इतने माइन्यूट और छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि एक साथ मिला के भी ये उतना वेट एक्यूमुलेट नहीं कर पाते, उतना बायोमास इनका नहीं होता एज कंपेयर टू दी फर्दर ट्रोफिक लेवल्स, और हेंस यहाँ पिरामिड इन्वर्टेड होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन्स आर वेरी स्मॉल माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स। चलो मूविंग अहेड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये एक ऐसा पिरामिड है विच इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा ही होगा, जिसके नेवर बी इन्वर्टेड, राइट। फ्लो ऑफ एनर्जी दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स एंड कम्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, always in an upright form. Each trophic level contains about 10 times less energy than the previous level because some of the energy is lost as heat. इसका simple मतलब ये है the 10% law of energy, यानी कि समझते हैं, अगर हम प्रोड्यूसर्स से शुरू करें और नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाएं, तो प्रोड्यूसर्स से सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाएगी, बाकी की बची 90% हीट में रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट में और उनके खुद के रेस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल कर दी जाती है। सो सिर्फ 10% एनर्जी आगे सक्सेसिव ट्रोफिक लेवल में ट्रांसफर की जाती है, यानी कि अगर प्लांट्स के पास 100 जूल्स ऑफ एनर्जी थी तो डियर के पास कितनी एनर्जी जाएगी, इसकी सिर्फ 10%। तो अगर आप वो कैलकुलेट करें 100 का 10% कितना होता है 10, तो सिर्फ 10 जूल एनर्जी जाएगी डियर्स के पास। इस लॉ का ये मतलब है, इसीलिए पिरामिड हमेशा अपराइट रहता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बेस से शुरू करते हैं आगे चलते हुए हर ट्रोफिक लेवल में द अमाउंट ऑफ एनर्जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, राइट। चलो मूविंग अहेड, इन अ फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ ग्रास, ग्रासहॉपर, यहां पे आपसे बोल रहे हैं क्या है, ग्रास है, ग्रासहॉपर है, फ्रॉग है, स्नेक है, यानी कि ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को फ्रॉग और फ्रॉग को स्नेक। तो विच ऑर्गेनिज्म इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, यहां आपसे पूछ रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर कौन है। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे यानी कि ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। अ स्मॉल हिंट फॉर ऑल ऑफ यू, ऑप्शंस आर फ्रॉग, ग्रासहॉपर, स्नेक और ग्रास, and the answer is a grasshopper क्योंकि it is directly dependent on the producers, right? चलो moving ahead, अब आप लोगों के लिए ये एक स्पेशल माइंड मैप बनाया गया है फॉर योर क्विक रिविजन, जहां पर आप पूरा इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगर आप क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं ऑल दी इंपॉर्टेंट रिलेटेड कीवर्ड्स जो भी यहाँ पे मेंशन किए गए आज चैप्टर में, आप यहाँ आके कर सकते हैं। ठीक है, चलो फाइनली इट इज द टाइम फॉर क्विज which includes both objective as well as subjective questions। तो अपने नोटबुक पेन पेंसिल रेडी कर लीजिए और मेरे साथ आंसर लिखिए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन कह रहा है प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम, रीजन कह रहा है दैट दे कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, है ना, थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब आपके पास ये ऑप्शंस हैं ABCD, आप ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, पॉज कर लीजिए चाहे तो वीडियो को और फिर आंसर कीजिएगा। ठीक है, सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। बिल्कुल सही बात है, प्लांट्स हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं इकोसिस्टम में, राइट, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सन से मिलती हुई लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, जिसपे हम सब डिपेंडेंट हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ डीकंपोजर्स इन एन इकोसिस्टम, डीकंपोजर्स का क्या रोल होता है, तो ऑप्शंस हैं, दे प्रोड्यूस फूड,
They break down dead organisms and recycle nutrients back into the soil. They regulate temperature or they provide shelter. ये हमने पढ़ा था ना बहुत ही ध्यान से. क्या होता है decomposers का role? To break down the dead organisms and recycle these nutrients back into the soil, जो further plants अपनी growth के लिए absorb करेंगे with the help of their roots. ठीक है. अब आई नो ऑप्शंस यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक एक करके आराम से अपना टाइम लीजिए. राइट, आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है द डिफरेंस बिटवीन अ फूड चेन एंड अ फूड वेब. एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे. ऑप्शन ए कह रहा है कि एक फूड चेन शोज अ सिंगल पाथ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, जबकि एक फूड वेब कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स एंड शो मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप्स इन एन इकोसिस्टम. राइट, option B is saying food chain shows multiple paths of energy transfer between organisms, while food web consists of a single feeding relationship. Option C is saying food chain is a linear arrangement of organisms in an ecosystem, while a food web is a complex network of interactions between plants and animals. यहाँ पे सिर्फ linear arrangement की बात हुई है, ये भी ध्यान रखिए. A food chain is the same as a food web. And what is the answer? The answer is the food chain shows a single path of energy transfer between organisms, जबकि food web जो interconnected food chains होती हैं which shows what multiple feeding relationships in an ecosystem. ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे subjective questions. पहला question आपसे पूछ रहा है what is an ecosystem? Mention the components of ecosystem for 2 marks. तो आपको यहाँ पे इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है फॉर 1 मार्क और कंपोनेंट्स आप मेंशन करेंगे उसके लिए 1 मार्क. तो इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज द फंक्शनल यूनिट और द यू कैन इवन राइट हियर दैट इट इज अ फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल यूनिट जहां पे लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद वन अनदर, जहां इंटरैक्शन हो रहा है एक्चुअल में. So it has 2 main components, the biotic, the living ones, which include humans, animals and plants, and the abiotic such as sun, air and soil. इस तरह आप लिखेंगे, you will score your 2 marks. Right? ठीक है. Explain the food chain giving a suitable example for 3 marks. यानी कि food chain क्या है? Explain कीजिए with the help of a suitable example. तो food chain is a linear network which shows the relationship and flow of energy between the different organisms occupying each trophic level. चाहे तो आप फीडिंग पैटर्न भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है आपका? प्लांट बीइंग ईटन बाय अ डियर विच इज बीइंग ईटन बाय अ लायन. ठीक है, तो यहाँ आपके ये प्रोड्यूसर्स हो गए, द प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड द सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. आंसर द फॉलोइंग. यहाँ पे 3 पार्ट आपको पूछा गया है. व्हाट इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड फॉर 1 मार्क? Why is the pyramid of biomass in the aquatic system inverted for 2 marks? अब ये एक न्यूमेरिकल है जो हम आगे चल के इस साथ में सॉल्व करेंगे. पहले 2 फर्स्ट पार्ट्स आंसर करते हैं. What is an ecological pyramid? तो ecological pyramid is a graphical representation of relationship between the living organisms at different trophic levels. यहाँ अगर आप चाहें तो आप मेंशन भी कर सकते हैं कि हम ecological pyramid से नंबर, बायोमास और एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं एट डिफरेंट ट्रोफिक लेवल्स. ठीक है, चलो. व्हाई इज द पिरामिड ऑफ बायोमास इन द एक्वेटिक सिस्टम इन्वर्टेड? क्योंकि इवन दो मोस्ट पिरामिड्स हैव अ लार्जर बॉटम, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड व्हेन वी कंसिडर बायोमास द लार्जर नंबर कंट्रीब्यूट्स टू बिगर बायोमास. बट इन केस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि बेसिकली हमारे प्रोड्यूसर्स हैं इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, इवन दो देयर नंबर्स आर लार्ज बट देयर साइज इज सो स्मॉल विच मेक्स देयर बायोमास वेरी वेरी स्मॉल, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. राइट, अब ये न्यूमेरिकल है, बहुत इजी, 10% लॉ ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है. ठीक है, यानी कि सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे वाले ट्रोफिक लेवल में ट्रांसफर होगी. अगर प्रोड्यूसर लेवल पे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है 1100 जूल्स प्रेजेंट है, तो कितनी एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल? तो यहां आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ ऑफ एनर्जी, 10% ऑफ 1100 जूल विल बी ट्रांसफर्ड. ठीक है, अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम?
1100 जूल का आप 10% निकाल लीजिए, राइट, ये 2 zeros कट हो जाएंगे। 110 joules of energy will be transferred to the next trophic level, right? Very easy. सिर्फ 10% लॉ ऑफ एनर्जी आपको अप्लाई करना है, you'll be able to get the answer, right? ठीक है, with this students we come to an end on another chapter which is interdependence of plants and animals. I hope आपको जितने कॉन्सेप्ट्स, जितने डाउट्स थे वो सब क्लियर हुए होंगे। प्लीज अच्छे से इसी तरह पढ़ते रहिए। Now I will meet you in the next video. Thank you so much and bye everyone.